ओके, टॉपिक क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड हमने सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ लिया था। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए लूप विथ एन टर्न्स। ओके, वी विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लूप विथ एन टर्न्स, ठीक है। एक लूप है जिसमें एन टर्न्स है, इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? ये मान लो सेंटर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? लूप है, बहुत सारे टर्न्स इसके ऊपर रखे हुए हैं, एन टर्न्स लिखे हुए हैं, है ना। कितना टर्न्स है भाई? एन मतलब 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना। एन टर्न्स, ए लूप विथ एन टर्न्स, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? तो 2 पाई एन। थीटा कितना है भाई? 2 पाई एन। एक लूप नहीं ना है, कितने लूप हैं? 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो थीटा कितना होगा? एक लूप के वजह से थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, तो 2 लूप की वजह से कितना? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2। 3 लूप की वजह से थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 3, है ना, 6 पाई। इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लूप विद एन टर्न्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ठीक है। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू आर एंड थीटा। थीटा इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स। अगर एन है, कैपिटल एन है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई एन लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या था? फिर उस पर गौर फरमाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखते हैं म्यू नॉट आई बाई क्या लिखते थे? 4 पाई आर, ठीक है। और इसके बाद इंटू 2 पाई इंटू क्या लिखते थे? 2 पाई। ये टर्म लिखते थे, फिर यहाँ पे थीटा लिखते थे, ठीक है। तो 2 पाई से ये कैंसिल होगा, तो इतना है 2। तो क्या आ रहा है भाई? म्यू नॉट आई बाई 2 आर और इंटू थीटा। थीटा जो है एक टर्म मान लो, और थीटा का मतलब यह है कि कोई सर्कुलर लूप ही हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सर्कुलर लूप को नॉर्मली हम लोग काउंट करते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं? सर्कुलर लूप। अगर सर्कुलर लूप नहीं है, कोई कुछ भी ऐसा लूप हो जो सर्कुलर ना हो, सेमी सर्कुलर लूप भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन सर्कुलर लूप के लिए। अगर दूसरा कोई लूप होगा तो जिसकी एंगल कितनी है? 90 डिग्री, तो क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 इंटू एन। अगर पाई लूप सेमी सर्कल है तो क्या होगा? पाई इंटू एन, ठीक है। अगर 60 डिग्री वाला है तो पाई बाई 3 इंटू एन, ठीक है। इस तरह से थीटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैंने जो कहा मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे भी, और आपको एग्जाम में पूछता भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बेसिक चीज जानना जरूरी है कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना होगा। अगर कोई लूप है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ये जो हमने बताया है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। और ये समझना है कि सबका रेडियस क्या है? सेम है। दे ऑल हैव सेम रेडियस, ये भी समझना है। ये नहीं कि सबका अलग अलग रेडियस है। मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, सिर्फ दिखाने के लिए किया है, लेकिन रेडियस क्या होना चाहिए? एक्चुअली सेम आना चाहिए रेडियस, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर रेडियस सेम नहीं होगा तो फॉर्मूला कुछ डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी मैं आपको बता दिया था। और इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा था कि सेंटर में तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, ठीक है। सेंटर पे हमने क्या कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि मान लो इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट मूव कर रहा है, इस तरह के सर्कुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जैसे हमने करंट को ऐसे लूप इस तरह से हमने किया, तो थंब का डायरेक्शन किधर दे रहा है? इधर दिखा रहा है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होते हैं? एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक वायर बताया था जो कंडक्टर था, इसमें अगर चारों बगल करंट अगर इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऐसा चलता चला जाएगा, है ना। यहां पे देखिए कि जैसे यहां पे एक ये मैग्नेटिक फील्ड को हमने कर्ल किया, तो थंब की डायरेक्शन किधर दिखाया? करंट की तरफ। यहां हमने क्या कर दिया? करंट को ही कर्ल कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? जिधर थंब का डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, या एक दूसरे को हम क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज भी कर देंगे, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेंगे, किसको करेंगे? करंट को, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड को ही कर्ल किया, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पता चल गई,
ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड और क्लॉकवाइज में डाउनवर्ड। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एंटी क्लॉकवाइज में किधर दिखाया भाई, अपवर्ड की तरफ मान सकते हैं। अगर मैंने इसको घुमा दिया, ऐसा कर घुमा के रख दिया, ऊपर रख दिया, तो क्या होगा, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम डाउन टू अप, नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, अप जाएगा, ऊपर की ओर रहेगा। लेकिन अगर यही अगर क्लॉकवाइज सेंस में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नीचे की ओर जाएगी। इसका डायरेक्शन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिलेट किया था, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो आप जानते होंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ा चीज यहाँ पर ये है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻⁷, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर होता है, ये चीज आप जानते ही हैं। फिर करंट की वैल्यू डाल दो, 2πn डाल दो, रेडियस की वैल्यू डाल दो, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे आपके, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं हम लोग। अब तीसरा टॉपिक डालते हैं। बायोट-सवार्ट लॉ का यूज ही अब तक कर रहे थे, वी आर यूजिंग द बायोट-सवार्ट लॉ ओनली। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोट-सवार्ट लॉ को अच्छे से यूज करके देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है बायोट-सवार्ट लॉ, और आराम से हम लोग कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन भी दे सकता हूं। मान लो कि यहां पर एक लूप दिया हुआ है, दूसरा लूप यहां दिया हुआ है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, तो एंटी क्लॉकवाइज में। अगर इसमें क्लॉकवाइज में डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, इधर जा रहा है, मतलब सेंटर पे कहीं ना कहीं जीरो है, रिडक्शन यहाँ पे क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। इसको समझाने के लिए किसी एक्सेल पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, ठीक है। हमें क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, या इसके वजह से इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बात को समझिए। हम तीसरा टॉपिक अब डालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। जो सर्कुलर कॉइल है वो सर्कुलर कॉइल के एक्सियल पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पर, एक्सिस पे, जो एक्सिस है, जैसे हमने यहाँ कॉइल रखा है, कॉइल का एक्सिस क्या है, जो सेंटर से एक लाइन जा रहा है, एक सेंटर से लाइन पास हो रहा है, सेंटर से लाइन पास होता हुआ चला जा रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। इस लूप के परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल पॉइंट। तो ये कहलाता है एक्सल और एक्सिस, और ये कहलाएगा एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो इस एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बशर्ते ये एक सर्कुलर लूप होना चाहिए, और ये क्या है, करंट एलिमेंट है, आइडियल। हमने करंट एलिमेंट लिया है, और इसमें करंट एलिमेंट, इस सर्कुलर लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या फ्लो कर रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमें इस जगह निकालनी है। क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड इस जगह निकालना है। तो आगे चल के हम बताएंगे कि ये हमने ऐसा दिखाया, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो कुछ भी है वो हम लोग बाद में समझेंगे कि यही एक करंट कैरिंग लूप जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ये भी हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे आगे, इधर वाला नॉर्थ पोल, इधर वाला साउथ पोल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, किसी एक्सेल पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आइडियल, आई इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड आई, हमने उसको करंट कहा, और आइडियल को हमने क्या कहा, करंट एलिमेंट कहा। क्या कहा मैंने उसको, करंट एलिमेंट। तो आइडियल इसमें फ्लो हो रहा है ऐसा, और यहाँ पर इस एक्सियल पॉइंट पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ द सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के एक्सियल पॉइंट पे, तो एक्सियल पॉइंट पे उसका सेंटर भी डिफाइंड हो रहा है, और बहुत सारे पॉइंट डिफाइंड हो रहे हैं, उस साइड भी डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, हर जगह डिफाइन हो जाएगा। तो एक्सियल पॉइंट पे हमें निकालने के लिए हमने क्या करते हैं, बायोट-सवार्ट लॉ का बेसिक फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आइडियल करंट एलिमेंट लिया, और इस करंट एलिमेंट के वजह से इस जगह पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। और यहां से इस करंट एलिमेंट से इस पी पॉइंट तक हमने जो डिस्टेंस रखा, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है। उस डिस्टेंस को हमने क्या रखा, स्मॉल आर। तो यहां पर आप देखिए कि ये आइडियल, और यहां पर भी एक वैसा ही करंट एलिमेंट आइडियल होगा। तो अगर ये करंट एलिमेंट आर वेक्टर एंड आइडियल वेक्टर, ठीक है,
आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा, आता है, ठीक है। ये जो तो आप जानते ही होंगे। ये करंट एलिमेंट एंड रेडियस, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है करंट एलिमेंट का, उस पॉइंट के पास ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। ये और ये तीनों एक दूसरे के एक तीसरे के क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इन दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला बताया था आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर, ये वेक्टर तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और यहां इनिशियल पॉइंट यहां फाइनल पॉइंट, ठीक है। इन दोनों के परपेंडिकुलर में ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ध्यान से समझिएगा। इस मतलब ये है 90 डिग्री, ये क्या है भाई, ये 90 डिग्री है, इस बात को आप लोग याद रखिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगर थीटा की बात करते हैं, आइडियल है ना, करंट एलिमेंट है, और ये थीटा क्या है भाई, तो यहां से यहां हमने इसको कैपिटल आर बना रखा है, कैपिटल आर है, रेडियस है, तो आइडियल एंड स्मॉल आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है भाई, थीटा डिग्री है। और थीटा कितना है भाई, 90 डिग्री है। थीटा कितना है, 90 डिग्री ऑलवेज। ये हम एज्यूम करके चलेंगे, जनरल केस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग जनरल केस ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलरली इस प्लेन के ऊपर हमने इसको प्लेस करके रखा हुआ है। तो आइडियल, ठीक है, आइडियल में हम लोग क्या करें, थीटा इज इक्वल टू π/2, 90 डिग्री है ये अगर 90 डिग्री है तो फिर इस करंट एलिमेंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस करंट एलिमेंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा, उसी तरह से इस करंट एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड आइडियल के परपेंडिकुलर भी है और रेडियस इस वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर। उसी तरह से अगर मैं करंट एलिमेंट यहां एज्यूम करूं, सिमेट्रिक बॉडी है ये, सिमेट्रिक बॉडी की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो क्या होगा, एक कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाएगा, दूसरा कंपोनेंट इसका एक्सियल कंपोनेंट कहलाएगा। फिर यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, एक कंपोनेंट क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाएगा और दूसरा कंपोनेंट क्या कहलाएगा, एक्सियल कंपोनेंट कहलाएगा, ठीक है। ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द कॉइल के सिमेट्री के वजह से, कॉइल के सिमेट्री के वजह से होगा ये कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ऊपर वाले का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, नीचे वाले का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सीधी सी बात है, कैंसिल करते हैं। और जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड करेंगे, चाहे इसका कंपोनेंट हो तो ये कंपोनेंट इधर ऐड हो जाएगा, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होते जाएंगे, तो जो हमारे पास आ रहा है ना वो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो कितना आ रहा है, 0। जो मैग्नेटिक फील्ड ये जो हमने कॉइल बताया है, कॉइल के किसी भी एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये सेमी सर्कुलर पोर्शन रहता, मैं अगर इसको हटा दिया होता, तब कहानी क्या होती भाई, तब कहानी कुछ और होती, तब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होता और ये कंपोनेंट भी आता, ठीक है। वो कहानी हम लोग नहीं बता रहे हैं, अभी वो जनरल केस स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने अगर कंप्लीट लूप दे दिया, ठीक है। अगर हमने जो भी होता वो अलग कहानी थी सेमी सर्कुलर लूप में, अगर हमने कंप्लीट लूप ले लिया, ठीक है, एक लूप हमने ले लिया जिसमें एक इसके वजह से यहाँ पर ये कंपोनेंट आएगा, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक एक पॉइंट पे, यहाँ इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, इतना सिमेट्रिक बॉडी है ना, सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप होने की वजह से ये करंट एलिमेंट एक दूसरे को, ये करंट एलिमेंट्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, दे विल कैंसिल ईच अदर परपेंडिकुलरली, ठीक है। अगर हमने इसको एक्स एक्सिस बना लिया और इसको वाई एक्सिस बना लिया तो सिर्फ एक्स एक्सिस के तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, आ रहा है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो रही है, 0, कुछ भी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी है, 0 है, ठीक है।
जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तरफ है, मतलब एक्सियल पॉइंट पे एक्सिस की तरफ है, टुवर्ड्स द एक्सिस पॉइंट, नॉट टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, टुवर्ड्स द एक्सिस है। ठीक है, तो जो हमने लिखा है यहाँ पर ये एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज कॉल्ड एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू dv sin phi। यहाँ पे देखिए dv sin phi, अब हमने कैसे डिसाइड किया, मान लो ये थीटा है, अगर हमने इसको फाई बताया तो ये कितना π/2 - फाई, ये कितना होगा, ठीक है, तो ये कितना होगा π/2 - फाई, है ना, ये कितना होगा फिर फाई, क्यों होगा, तो इसके परपेंडिकुलर ये है, अगर ये π/2 - फाई तो ये क्या होगा फाई, ठीक है, ये π/2 - फाई, तो dv cos π/2 - फाई इज इक्वल टू dv sin फाई इतना आ रहा है। तो dv की वैल्यू हम पता करेंगे μ0/4 आइडियल sin थीटा इनटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पे आइडियल क्रॉस वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल कितना है भाई, तो थीटा डिग्री है, वो हम लिखेंगे यहाँ पे आइडियल इनटू sin थीटा इनटू sin फाई। ठीक है, इसको आप लोग गौर से देख रहे होंगे, देखिए sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, sin थीटा sin 90 इज इक्वल टू 1, ये i बाहर चला जाएगा μ0 i इनटू r, यहाँ पे 4 pi r³ dl वेक्टर, फिर इसके बाद क्या बन रहा है करंट एलिमेंट dl वेक्टर, सॉरी dl डिस्प्लेसमेंट, पूरा जो लेंथ है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, टोटल का टोटल लूप का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं लेकर के टोटल लेंथ की बात कर रहे हैं, वेक्टर नहीं, हमने क्या कर दिया dl लेंथ की बात करेंगे। तो पूरे लेंथ को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं dl इज इक्वल टू 2 pi r इनटू n। ठीक है, फॉर ए कॉइल ऑफ n टर्न्स, अगर कॉइल है, कॉइल अगर सिंगल कॉइल है तो कितना आएगा भाई 2 pi r ही रहेगा, लेकिन बहुत सारे टर्न्स हो गए तो क्या होगा, इसमें बहुत सारा चीज हो सकता है। अगर हमने n टर्न्स के लिए डिफाइन किया, मतलब 1 टर्न के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे dl इज इक्वल टू 2 pi r फॉर 1 टर्न, किसके लिए भाई, एक टर्न के लिए, ये dl जो है वो कितने के लिए, एक टर्न के लिए, dl इज इक्वल टू 2 pi r फॉर द 1 टर्न, 2 टर्न के लिए कितना, तो 2 इंटू 2 pi r, 3 टर्न के लिए कितना 3 इंटू 2 pi r, 4 टर्न के लिए कितना 4 इंटू 2 pi r। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, समझेंगे, टोटल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो क्योंकि एक कॉइल की वजह से टोटल लेंथ कितना 2 pi r, दो कॉइल की वजह से कितना 4 pi r, 3 की वजह से कितना 6 pi r, लाइक दैट हम इसको क्या करते जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सियल एक्सिस की तरफ दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरह, डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन एक ही तरफ आ रहा है, डायरेक्शन की तरह भाई, तो ये एक्सिस की तरफ है, जबकि इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर था, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ने एक दूसरे को कैंसिल करना शुरू कर दिया, जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो हमने यहां से यहां तक इंटीग्रेशन किया, तो यहां पे हमने dl वेक्टर लिखा, तो dl को 2 pi r n के नाम से हम लोग जानेंगे, फिर यहां पे स्मॉल r, ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल r लिखेंगे, है ना, तो फिर यहां पर स्मॉल r इज इक्वल टू हाउ मच, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, कैसे आया, r क्यूब की बात करें, r क्यूब, यहाँ पे r क्यूब है ना, तो पहले r का वैल्यू पता करेंगे, r इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, स्मॉल r इज इक्वल टू कितना, कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का लेंथ है ये, है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, तो उतना हमने लेंथ कैलकुलेट कर लिया। अब सवाल ये है कि जो हमारा फॉर्मूला है म्यू0 आइडियल क्रॉस r वेक्टर, r को हमने क्या कर दिया, आइडियल क्रॉस r हटा दिया, फिर r स्क्वायर रखा हमने यहाँ पर, फिर इसके बाद हमने साइन फाई रखा, है ना, तो साइन फाई रख करके हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, साइन फाई के बदले हमने जो भी अरेंजमेंट आया है r क्यूब आएगा, और साइन फाई इज इक्वल टू व्हाट, साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर, क्या होता है, साइन फाई इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल R बाय R, तो इस तरह से आ गया r क्यूब, यहाँ पे r क्यूब आ रहा है ना। तो यहाँ देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, स्मॉल r क्यूब आ रहा है, तो स्मॉल r क्यूब के बदले हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, म्यू0 I बाय 4 पाई 2 पाई r स्क्वायर इंटू n डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, ये क्या है भाई, 3/2 है। तो यहाँ आप जनरल हमने बता रहा हूं मैं, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर जगह एप्लीकेबल है, इसको याद रखिएगा, ये हर एक केस में आपको याद करना होगा
और आप इस चीज से हर चीज को निकाल सकते हो, हर चीज को समझ सकते हो। जो कि मैंने इससे पहले बताया कि अगर मान लो एन टर्न है, कोई भी सर्कुलर लूप में एन टर्न है, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो सेंटर पे कैलकुलेट करने के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखो, और देखो क्या ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ये फॉर्मूला जो है यहाँ फिट बैठा है या नहीं बैठा है, ठीक है। यहाँ देखेंगे x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स r3, यहाँ पे r2 पाई n बाई 4 पाई r, म्यूनट आई 2 पाई n बाई 4 पाई r, इस तरह से बिल्कुल आ रहा है। देखिए यहाँ पर म्यूनट आई 2 पाई n बाई 4 पाई r, इस तरह से बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, आ गया। यहाँ देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस तरह से आया हुआ है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, इस सेंटर पे भी आप निकाल सकते हो, किसी एक्सेल पॉइंट पे भी निकाल सकते हो, कुछ भी वैल्यू डालो एक्सेल पॉइंट पे आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम की बात करते हैं या मैक्सिमम की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम की बात करेंगे। बी मैक्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जब तक मिनिमम होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए भाई, मिनिमम। जैसे ही डिनोमिनेटर हमारा मिनिमम होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड वेराइज नॉन लीनियरली विथ रेस्पेक्ट टू x, x is what is, x is the distance of the axial point from the center of the circular loop, ठीक है। सर्कुलर लूप से x डिस्टेंस किसी पॉइंट पे हम लोग इस चीज को रख सकते हैं, म्यूनट i बाई 4 पाई, ठीक है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 पावर है ना। तो x जो है ये जब 0 आ जा रहा है, मतलब ये पूरा डिनोमिनेटर ही आपका मिनिमम आ रहा है। अब ये मिनिमम आ जाएगा, मतलब बी मैक्स की बात करूं, बी मैक्स, ये बी मैक्स ही तो है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये बी मैक्स ही है। सेंटर पे ही मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा हो रहा है। कहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई, सेंटर पे। ये जो आप सेंटर देख रहे हो ना, इसी जगह सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द डिनोमिनेटर। इफ वी आर इंक्रीजिंग द डिनोमिनेटर, इट मीन्स वी आर डिक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट एन एक्सियल पॉइंट। किसी भी एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। और मिनिमम कहां पे होगा, तो इनफाइनाइट सेपरेशन पे, व्हेन x इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर x को इनफाइनाइट हम कर दें तो कहानी क्या होगी, तो कहानी ये होगी कि मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0 आ जाएगा। मिनिमम कहां पे होगा, बी मिनिमम लिखेंगे, बी मिनिमम इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू इंफिनिटी। जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे जाएंगे, किस मैग्नेटिक कॉइल की वजह से कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड फील नहीं होगा, असर नहीं पड़ेगा, वहां हम पता नहीं कर सकते इनफाइनाइट सेपरेशन पे, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। और किसी भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक चीज और बताना चाह रहा था कि सपोज दैट मान के चलते हैं कि ये मैग्नेट की तरह काम करे, उस कहानी में क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। ओके, आप तो समझ गए होंगे, फिर मैं रिकैप कर दे रहा हूं। फॉर ए लूप विद n टर्न्स, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन बाय 4 पाई r इनटू 2 पाई n। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने बता दिया है, इधर से इधर निकल रहा है, मतलब नॉर्थ साइड डायरेक्शन ये होगा और साउथ डायरेक्शन ये होगा, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। ये इस तरह का हमने कर्लिंग बताया था कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर दिखा रहा है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए सर्कुलर कॉइल के एक्सियल पॉइंट पे, किसी भी एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा। तो ये जो हमने सर्कुलर कॉइल लिया है, सर्कुलर कॉइल विद एन टर्न्स, जनरल केस हमने ले लिया। जिस केस को स्टडी करने के बाद आप हर एक चीज को स्टडी कर सकते हो। यहाँ सिंगल टर्न होगा तो n इज इक्वल टू 1, 2 टर्न होगा तो 2, 3 होगा तो 3। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा। और ठीक है,
तो चलिए हमने यहाँ बता दिया मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सिस की तरफ हो, टुवार्ड्स एक्सिस तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ भी नहीं होगा, तो हम इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। sin फाइव हमने निकाल दिया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लेंथ को इंटीग्रेट करके देख रहे हैं, 2 पाई r आ रहा है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जनरल फॉर्मूले से हम लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके।